नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ा तनाव। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में दी मान्यता। रूस का फिलहाल पूर्वी यूक्रेन में सैनिक भेजने से इनकार। ब्रिटेन ने 5 रूसी बैंकों पर लगाई पाबंदी। पश्चिमी देशों की प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। रूस यूक्रेन तनाव को कम करना भारत की प्राथमिकता। सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान। तनाव के बीच एयर इंडिया ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भरी उड़ान। लोकसभा अध्यक्ष की विश्व समुदाय के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील। यूएई की संघीय राष्ट्रीय परिषद में संबोधन। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था समेत कई और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी। 9 जिलों की 59 सीटों पर कल वोटिंग। 624 उम्मीदवार मैदान में। मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। अफगानिस्तान की मानवीय सहायता के लिए आगे आया भारत। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप रवाना। भारत का आने वाले दिनों में और मदद का भरोसा। और हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें जो आज सुर्खियों में रही। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के संबंध में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तनाव को देखते हुए जिले में कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आवाजाही की इजाजत दी गई है। ओडिशा में पंचायत चुनाव के लिए 27 जिलों में चौथे चरण के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। कल 1254 पंचायतों में 17,000 से अधिक बूथों पर वोटिंग हुई। चुनाव में 667 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तमिलनाडु में हाल में संपन्न शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। पार्टी ने चेन्नई महानगर पालिका में अब तक घोषित 175 सीटों में से 133 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एआईएडीएमके को 15 सीटें मिली हैं। देश में 49 दिन के बाद कोविड मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख से कम रह गई है। बीते एक दिन में कोरोना से संक्रमण के 13,405 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34,226 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 175 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। यूरोपीय संघ ने म्यांमार में सैन्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों और उसका वित्तीय सहयोग करने वाली सरकारी गैस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईयू ने 22 लोगों की संपत्ति को जब्त करने और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है। आर प्रज्ञानंदा ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराने के बाद एयरथिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 10वें और 12वें दौर में ग्रैंड मास्टर आंद्रे और अलेक्जेंड्रा कोस्टान्युक को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग नहीं ले पाने वाले नोवाक जोकोविच ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में लोरेंजो मुस्टेनी को 6-3, 6-3 से हराकर 2022 में अपना पहला मैच जीता। उन्हें कोविड का टीका नहीं लगवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया था। और अब खबरें विस्तार से। रूस ने यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से को विद्रोहियों के क्षेत्र के तौर पर मान्यता दी है। इसके साथ ही यूक्रेन रूस के बीच जारी संकट और गहरा गया है। पूर्वी यूक्रेन स्थित क्षेत्रों की स्वतंत्रता को उसकी मान्यता यूक्रेन के बलों के नियंत्रण वाले क्षेत्र तक फैली हुई है। आशंका जताई जा रही है कि रूस विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को मान्यता देने के बाद यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने नए विधेयक के साथ यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की तैयारी कर ली है, जिससे उसे वहां सैनिकों को तैनात करने की अनुमति मिल जाएगी। रूस ने ये नए विधेयक तब पेश किए जब एक दिन पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। क्रेमलिन के नियंत्रण वाली संसद जल्द ही इन विधेयकों पर मुहर लगा सकती है। ये विधेयक यूक्रेन में घुसने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसकी आशंका अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जताई है। वहीं पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण की आशंका के बीच मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की तैयारी कर ली है। यूक्रेन संकट को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की है। यूक्रेन में 2 अलग अलग क्षेत्रों की मान्यता देने की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के मद्देनजर ब्रिटेन ने 5 रूसी बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री जॉनसन ने रूस के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और इससे उपजे हालात को बहुत खराब करार दिया है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के रूस के फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को का फैसला यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के विरुद्ध है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों गणराज्यों की स्वतंत्रता और मान्यता देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये फैसला मिन्स्क समझौतों के तहत रूस की प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से खारिज करता है। अमेरिका ने कहा कि ये यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर साफ तौर पर हमला है। रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को कम करना प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कहा कि भारत यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि रूसी संघ के साथ लगी यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है। इन चीजों से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। भारत ने इसके साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान भी किया है। In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद का बातचीत से समाधान करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत इस मामले में शांति का पक्षधर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि किसी तरह से शांति स्थापित हो। हम लोग आश्वस्त हैं कि जब बातचीत होगी तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा ही। रूस की तरफ से यूक्रेन के 2 राज्यों को राष्ट्र की मान्यता दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शायद बातचीत होने वाली है। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक बार फिर भारतीय छात्रों से उस देश को अस्थायी तौर पर छोड़ने को कहा है। भारतीय दूतावास ने अपने ताजा बयान में कहा है कि अपनी सुरक्षा के हित में भारतीय छात्र अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ दें। भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से कहा था कि अगर उनका प्रवास जरूरी नहीं है तो वे अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। साथ ही भारत ने यूक्रेन में दूतावास कर्मियों के परिवार के सदस्यों से वापस घर लौटने को कहा था। इस बीच यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए बोइंग 787 विमान की उड़ान का संचालन भी किया है। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और जो भारतीय हैं वो हमारी एम्बेसी के टच में रहें। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों की तरफ रूसी सेना को बढ़ने का आदेश जारी होने का एशियाई बाजारों के साथ साथ दुनिया भर के बाजारों में असर दिखाई दिया और तेज गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों में दिखी घबराहट का असर घरेलू शेयर बाजारों पर भी पड़ा और दोनों प्रमुख सूचकांक भारी गिरावट के साथ खुले। शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार 5वें कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 97,300 अंक के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 114.45 अंक यानी कि 0.67% की गिरावट के साथ 17,092.20 अंक पर बंद हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सभी राष्ट्र आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों से लड़ने के लिए एकजुट हों। संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के 6ठे सत्र के दौरान अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों का सदैव विरोध किया है। उन्होंने यूएई में हाल ही में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद से बढ़ते खतरे और लोगों की सुरक्षा के संबंध में भारत और यूएई की साझा चिंता वर्तमान क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्य में हमारे सहयोग को नया रूप दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती और लंबे इतिहास को रेखांकित करते हुए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच की मित्रता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है।
तालिबान के शासन में आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप आज रवाना की है। पाकिस्तान के रास्ते अटारी वाघा सीमा होते हुए 50 ट्रकों में 2,500 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचेगा। अमृतसर में एक समारोह में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममूजगई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कंट्री निर्देशक बी पराजुली की मौजूदगी में ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की मानवीय समर्थन देने का फैसला किया है। अगले कुछ हफ्ते में अफगानिस्तान को और अधिक खाद्य आपूर्ति सहायता भेजी जाएगी। मानवीय सहायता के प्रयासों में पिछले कुछ महीनों में भारत ने भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं अफगानिस्तान भेजी हैं। पहला कंसाइनमेंट है, इसके बाद कई कंसाइनमेंट्स जाएंगे और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ये पूरी कमिटमेंट फुलफिल हो जाएगी। और हमारा फोकस यही है कि अफगानिस्तान के लोगों को ये सहायता जल्दी से जल्दी मिले। हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं उनको कि उन्होंने बुरे समय में, मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों का साथ दिया है। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होगा। शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें लखनऊ कैंट से प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्वी लखनऊ से मंत्री आशुतोष टंडन मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में अब बाकी बचे 3 चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के प्रयासों की वजह से अब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल दूर हो रहा है। लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, विकास के नए रास्ते बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से 2017 तक उन्होंने परिवारवादियों का कामकाज, कारोबार और कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। 2017 से पहले बस्ती, गोंडा, बहराइच और बहरामपुर के लोगों ने बहुत भेदभाव झेला है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में रैली की, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पूरी ईमानदारी से मणिपुर के विकास का प्रयास किया है और अगले 25 साल के लिए उसके विकास की एक ठोस नींव तैयार की है। इम्फाल में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में स्थिरता और शांति बहाल करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसे अब स्थायित्व देना है और इसके लिए फिर से बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी है। गरीब के लिए ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जब ईमानदारी हो और सेवा भाव से काम करने वाली सरकार हो। मणिपुर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है और जो माफिया बच गए हैं उनको अगले 5 साल में साफ कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने वादे लगातार पूरी करती रही है और वो जनता के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवरिया में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में 1 साल में 60 लाख नौकरियां देने का फैसला लिया गया है। साथ ही प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजमगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि शराब कांड ने रंगेश और अखिलेश का खेल फिर सामने ला दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बीकापुर में समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष तक प्रदेश में पेशेवर माफिया दुबके थे, जो चुनाव की घोषणा के बाद फिर धमकीबाज बन गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तीनों पार्टियों को दलितों और पिछड़ों की विरोधी पार्टी बताते हुए इन वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में खाली पड़े पदों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर पुलिस में भर्ती निकाली जाएगी, डायल 100 की गाड़ियों को दोगुना किया जाएगा और साथ ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में यूपी में सुरक्षा का वातावरण स्थापित हुआ है। बहन और बेटियां अपने को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सर्विस वोटर्स के लिए मतपत्र के जरिए मतदान के दौरान कथित उल्लंघन के संबंध में 2 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब की है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। कर्नाटक विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने वाले विधेयकों को पारित कर दिया है। इसके साथ ही सदन को 4 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा 25 फरवरी तक चलनी थी, लेकिन विपक्षी विधायकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इसे पहले ही स्थगित कर दिया गया है। केरल विधानसभा में कांग्रेस नीत यूडीएफ ने लोकायुक्त अध्यादेश पर चर्चा को लेकर सदन से वॉकआउट किया। यूडीएफ के सदस्यों ने सदन में शून्यकाल के दौरान अध्यादेश का मुद्दा उठाया। वे सदन की अन्य सभी कार्रवाई को रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति के संबोधन के साथ शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जोरामंथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बृहस्पतिवार को वार्षिक बजट सत्र पेश करेंगे। बजट सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री कृषि पर भी अलग से बजट पेश करेंगे। प्रदेश में 9 फरवरी को बजट सत्र शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव का सरकार की ओर से 15 फरवरी को जवाब दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर में 65 करोड़ की लागत से निर्मित संयुक्त राजस्व भवन, वीर सावरकर उद्यान और जिला पंचायत भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर सरोवर के जीर्णोद्वार के साथ उसका सौंदर्यीकरण भी किया गया है। उत्तराखंड के चंपावत में एक वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए। प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी ने आज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अखिल भारतीय कार्यक्रम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज भारत के वैज्ञानिक और प्रयोगशालाएं दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए सीबीएसई और कई अन्य बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाओं पर कल सुनवाई होगी। याचिका में अन्य माध्यमों से परीक्षा कराने के निर्देश का अनुरोध किया गया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर पर हथौड़ा चलने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्डिंग को तोड़ने के लिए हाईटेक मशीनों के साथ इंजीनियरों समेत 100 लोगों की एक टीम काम कर रही है।
IRCTC और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने मिलकर एक नया कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में क्रेडिट कार्ड पेश किया है। ये कार्ड अक्सर ट्रेन के सफर करने वाले और ग्रोसरी से लेकर पेट्रोल डीजल तक की शॉपिंग करने वालों के पैसे बचाने वाला कार्ड है। दिल्ली के शॉपिंग सेंटर और माल संचालकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कोविड पाबंदियों में ढील देने का आग्रह किया है। संचालकों ने रात 8 बजे के बाद भी मॉल खोलने की अनुमति मांगी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बाद सरकार ने कोविड के कारण लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। हालांकि लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की गई है। तमिलनाडु के रामेश्वर में मासी उत्सव का शुभारंभ हो गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर में ध्वजारोहण के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई। कोविड प्रतिबंधों की वजह से इस साल श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर जिले में दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बाड़मेर में 36.9 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद कश्मीर घाटी में ठंड फिर से बढ़ गई है। हालांकि गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी और बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने वैश्विक घरेलू घटनाक्रम से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नियामकों से हालात पर करीबी नजर बनाए रखने को कहा। FSDC की इस बैठक में वित्तीय क्षेत्र के तमाम नियामक शामिल हुए। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई से पैदा हुए संकट के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। Today we've had the FSDC in which all the regulators, the SEBI, RBI, PFRDA, IRDAI, all of them are present, which is the highest body which discusses financial stability related issues currently, which is on before us, and also look at the near future and see what best has to be adopted as a course. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भाषाई विविधता सदैव ही हमारी सभ्यता का आधार रही है। हमारी मातृभाषाएं सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी विरासत से भी जोड़ती हैं, हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उपराष्ट्रपति ने शिक्षा से लेकर प्रशासन तक हर क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने सबसे पहले सीखी और बोली गई मातृभाषा को जीवन की आत्मा बताते हुए अपने विचारों और अपने भावों को रचनात्मक रूप देकर अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की अपील की। हमारी मातृभाषाओं का आदर, भारत की भाषाई विविधता का सम्मान है। हमारा घर में आपस में पड़ोसी के साथ सबसे मातृभाषा में ही हम लोग बात करें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भाषा हमारे संस्कारों को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इस प्रकार भाषा हमारा अतीत और वर्तमान के बीच का सूत्र है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेरिस में बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य और यूरोपीय संघ के अपने समकक्षों से मुलाकात की और परस्पर हितों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जयशंकर ने यूरोपीय संघ इंडो पैसिफिक फोरम में भाग लेने वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने समकक्षों के साथ सिलसिलेवार कई बैठकें की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग ई योंग से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर सहमति जाहिर करते हुए दोनों देशों के बीच यात्राओं को और सुगम करने की अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। वहीं चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जेन लिपवास्की से मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने EU से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं रद्दी से बने स्क्रैप आर्ट की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।